वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र CHO पेपर की। तो जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था 22 जनवरी 2023 को हुआ था। यहाँ पर 50 MCQs आए थे। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको वॉच आउट कर सकें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिन भी लोगों ने महाराष्ट्र CHO का पेपर दिया है, मैं बता दूं कि एज़ कम्पेयर टू 2020 के इस बार का पेपर इतना ज़्यादा इजी आया था कि आप कोई मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो या तो इसी चैनल का या फिर किसी ऐप में जो क्वेश्चन होते हैं या फिर कोई नॉर्मल नर्सिंग बुक का, इतना इजी पेपर आया हुआ था आपको। यहाँ पर आपको जीके था ना, GS था ना, रीजनिंग, किस तरीके का आपको कुछ भी नहीं आया था। फुली कंप्लीट नर्सिंग से आपको रिलेट करते हुए 50 क्वेश्चन आए थे, जैसा पेपर आता है। मैंने यहाँ पे पेपर आपका इस तरीके का फॉर्मेट मेरे पास अपडेट हुआ था, तो मैंने पूरे पेपर को टाइप फॉर्मेट में आपके सामने लेके आई हूँ, जिससे आपको इजीली क्लियरली विजिबल हो। और यदि आप अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कोई भी डाउट ना रहे, इसलिए मैंने जो पेपर का फॉर्मेट है मेरे पास सेट B था, जिसको पूरा सॉल्व किया हुआ है। ये रहा आपका पेपर। इन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा आपका पेपर है। आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों फॉर्मेट आपके लिए ऐड किए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये देखिए, यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक बार ये पेपर पूरा शो कर देती हूँ, जिससे आपके डाउट हो जो क्लियर हो जाएँ। क्लियर? तो ये यहाँ पर आपके पूरे क्वेश्चंस हैं। आपका ऑफलाइन मोड में पेपर हुआ था। अभी अपकमिंग टाइम में हरियाणा का पेपर है इसी मंथ में, तो प्लीज़ आप लोग इस पेपर को ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कई बार रिक्वेस्ट की है अलग अलग तरीके से, चाहे आपने मुझसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट किया या फिर यहीं पर कमेंट्स किए, मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं आप किसी भी स्टेट का पेपर दे रहे हो, आप अदर स्टेट का पेपर नहीं देख सकते। प्लीज़ देखिए, क्योंकि आपका वही नर्सिंग के सब्जेक्ट्स यहाँ पर भी आपको आते हैं। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन आया था। तो जो सेट वाइज पेपर आए थे, मैं बता दूं, क्वेश्चन सभी के सेम रहे हैं, चारों सेट में क्वेश्चन सेम रहे हैं, बट उनका पैटर्न बस चेंज रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉस्ट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग का कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन में था आपको एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, सब इन्वोल्यूजन, प्रेसिपिटेट लेबर या फिर परपीरियल सेप्सिस। का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? तो पोस्टपार्टम हेमरेज का जो कॉमन रीजन होता है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। कई बार आपको पढ़ाया गया है। तो एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस होता क्या है कि जो यूट्रस की मसल स्टोन है वो क्या हो जाना, खो जाना, या फिर यूट्रस की जो मसल्स हैं उनमें जो टोनिसिटी है, जो ताकत होनी चाहिए, वो लॉस हो जाना, जो कि एक मेन रीजन होता है पोस्टपार्टम हेमरेज का। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है आफ्टर प्लेसेंटल एक्सपल्सन के बाद से लेके विदिन 24 आवर तक यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो वो सिचुएशन कहलाती है पोस्टपार्टम हेमरेज। और जो पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन 80% लेडीज़ में जो रीजन होता है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। तो प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की कितनी रिक्वायरमेंट होती है डेली? 400 म्यूजी पर डे, 800 म्यूजी पर डे, 1000 म्यूजी पर डे या फिर 2000 म्यूजी पर डे। तो पर डे के हिसाब से फॉलिक एसिड ज़रूरी क्यों होता है? ताकि हम बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पर फॉलिक एसिड पर डे कितना ज़रूरी होता है? 400 म्यूजी पर डे। याद रखना है आपको, कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, इन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड द 3 बेसिक फैक्टर्स आर एजेंट, होस्ट एंड नेक्स्ट वन व्हाट। तो जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, ट्रायंगल शेप होता है, तो इसमें 3 बेसिक फैक्टर्स होते हैं। ट्रायड मीन्स ट्रायंगुलर, तो इसमें होता है एजेंट, होस्ट, नेक्स्ट वन क्या होगा? ऑप्शन में था आपको एडमिनिस्ट्रेशन, बैक्टीरिया, इम्यूनिटी या फिर इन्वायरमेंट। तो नेक्स्ट होता है इन्वायरमेंट। क्या है? इन्वायरमेंट। एजेंट का मतलब है यहाँ पर जो डिसीज कॉज कर रहा है, जो पैथोजन है, बैक्टीरिया, वायरस डिसीज कॉज कर रहा है वो। होस्ट का मतलब है जिस पर्सन को ये बीमारी हो रही है, मान लीजिए मच्छर एजेंट हो गया, होस्ट आप हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, इन्वायरमेंट क्या माहौल है वो हो गया।
तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बेसिक फैक्टर हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन इज ऑल आर फीचर्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक्सेप्ट IBS। यहाँ पर IBS के नाम से भी आपको याद रह सकता है कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सभी साइन हैं किसी एक को छोड़कर, पेन इन एब्डोमेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। तो क्या है यहाँ पर, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS के लिए सब कुछ होगा लेकिन यहाँ पर वॉमिटिंग नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पेन हो सकता है। इसमें जनरली होता क्या है कि जो आपके इंटेस्टाइन में क्या होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे जिसके कारण आपको पेन भी होगा एब्डोमेन में, डायरिया हो सकता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ये तीन मेन इसके क्या है, साइन है, याद रखना है। फ्लैचुलेंस हो सकती है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन वॉमिटिंग कभी भी नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट वन, अ वुंड वेयर देयर इज नो ब्रेक इन द स्किन एंड एक्सटर्नली कैटराइज्ड बाय स्वेलिंग, डिस्कलरेशन एंड पेन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर वुंड हो रहा है, नो ब्रेक इन द स्किन, स्किन में कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं हो रही, इंटैक्ट है स्किन। एक्सटर्नली आपको स्वेलिंग दिखाई दे रही है, कलर्स चेंज हो रहा है स्किन का, दर्द हो रहा है लेकिन ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये किस तरीके का वुंड होगा, कंट्यूज्ड और क्लोज्ड वुंड, लेसरेटेड वुंड, एब्रेडेड वुंड या फिर इंसाइज्ड वुंड। तो यहाँ पर स्किन ब्रेक नहीं हुई है लेकिन आपको पेन है, स्वेलिंग है, डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है, तो ये कहलाता है कंट्यूज्ड और क्लोज्ड वुंड। जैसे आप कभी कहीं से गिरते हैं, आपको थोड़ा बहुत नीला, यदि आपको इतना हार्डली लगा कि आपको ब्लड नहीं आया, वहाँ पर कुछ भी कट नहीं हुआ, लेकिन तब भी आप गिरने के बाद आप अपनी स्किन को देखेंगे तो वहाँ पर या तो रेडनेस होगी या फिर ब्लूनेस, आपको ग्रीनेस टाइप से देखने को मिलेगा, तो वो आपको कलर चेंज होगा, स्वेलिंग भी होगी और पेन भी होगा। जैसे आप मान लीजिए कोई भी बच्चा फर्श पे गिर जाए या फिर कहीं पे भी बिना ब्लड निकले, बिना तोड़ फोड़ हुए स्वेलिंग रहे, दर्द हो, कलर चेंज हो स्किन का, तो वो क्या कहलाएगा, कंट्यूज्ड और क्लोज्ड वुंड। क्लियर। नेक्स्ट वन, refers to the physical effect on the human body of a dietary intake inadequate in quantity and quality। तो आपकी बॉडी पर फिजिकली आपका असर दिखाई देगा यदि आपने अपनी डाइट में, जो डाइट की क्वांटिटी है, या तो क्वांटिटी कम ली या फिर क्वालिटी वाइज्ड फूड नहीं लिया, आपने खूब खाया लेकिन उसमें आपके जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं रहे, तो ये क्या कहलाएगा, माल न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी या फिर पैथोलॉजी। जेनेटिक्स का तो मतलब होता है जीन्स हैं आपके, उन सब की स्टडी। फिजियोलॉजी होती है बॉडी की फंक्शनिंग। पैथोलॉजी का मतलब होगा कि जो एजेंट्स हैं, पॉजिटिव एजेंट, उनकी स्टडी करना। अब यहाँ पर आपकी ह्यूमन बॉडी में डाइटरी इंटेक की आप कमिंग करते हैं या फिर खाते हैं लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है, तो वो कहलाएगा माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वासियोरकर टर्म इज यूज्ड व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ। तो क्वासियोरकर और मरासमस जो टर्म यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर, तो क्वासियोरकर में किसकी कमी होगी, प्रोटीन की, आयरन की, विटामिन डी की, कि नन ऑफ द अबव की। क्वासियोरकर में कमी होती है किसकी, प्रोटीन की। प्रोटीन की कमी के कारण होगा क्वासियोरकर, मरासमस होगा कैलोरी की कमी के कारण। नेक्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन इन चिल्ड्रन लीड्स टू ब्लाइंडनेस। तो अंधेपन का मेन रीज़न, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, एक ही चीज़ है, वो है विटामिन ए। क्या है, विटामिन ए की कमी है जो आपकी आँखों को, आपको अंधा बना सकती है, ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कैन लीड्स टू ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन, an epidemic usually affecting a large proportion of the population occurring over a wide geographical area, it's called as। तो एक एपिडेमिक है, जनरली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन में हो रही है, पूरे जियोग्राफिकल एरिया को अफेक्ट कर रही है, तो क्या है, स्पोरेडिक, पैंडेमिक, एपिजोटिक या फिर जूनोटिक। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी पैंडेमिक। ऐसी एपिडेमिक है जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही, पूरे कंप्लीट जियोग्राफिकल एरिया को अफेक्ट कर रही है, तो ये कहलाएगा क्या, पैंडेमिक।
जूनोटिक का मतलब होगा ऐसी डिसीज जो एनिमल्स से ह्यूमन बीइंग में हो रही है, तो वो क्या होगी, जूनोटिक। नेक्स्ट वन, एजुकेट विटामिन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपोजर टू सनलाइट। तो सूर्य की किरणों से, धूप से आपको कौन सा विटामिन मिलेगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। तो सूर्य की किरणों से जो सनलाइट एक्सपोजर से आपको विटामिन मिलेगा वो होगा विटामिन डी। कौन सा, विटामिन डी। क्लियर। नेक्स्ट वन, द स्कीम इन महाराष्ट्र अंडर NHM where the Anganwadi and school children were inspected, treated and referred whenever needed with the help of the team it's referred as or it's termed as। तो महाराष्ट्र की जो NHM के थ्रू महाराष्ट्र की एक स्कीम है आंगनवाड़ी और स्कूल के बच्चों के लिए, जहां उनका इंस्पेक्शन होगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा, यदि उनको ज़रूरत है रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो वो क्या है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, चाइल्ड हेल्थ प्रोटेक्शन ग्रुप, चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन टीम या फिर सैनिटेशन टीम। तो ये कौन सी स्कीम प्रोग्राम इसके लिए होगा, तो होगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्या है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो यहाँ पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में आपने कई बार पढ़ा है। तो इस प्रोग्राम के तहत जो बच्चे हैं जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों को यहाँ पे कवर किया जाता है इस प्रोग्राम के तहत। तो ऐसा यहाँ पर जो भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ओनली महाराष्ट्र के लिए है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि NHM के थ्रू है स्कीम। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी में भी जो छोटे बच्चे जाते हैं, प्री स्कूल वाले बच्चे जाते हैं और स्कूल गोइंग बच्चे जाएंगे, तो बर्थ से लेके 18 साल तक की एज ग्रुप के जो भी बच्चे होते हैं यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत कवर किए जाते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। इसमें जो आपने 4Ds पढ़े हैं, यहाँ पे साफ कहा है कि बच्चों का इंस्पेक्शन किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा, इनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनको रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 4Ds है जो डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, चाइल्डहुड डिसीज एंड डेवलपमेंटल डिले और डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ पर 4Ds जो ट्रीटमेंट है टोटल 30 पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं 4Ds में, तो वो यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, इनको क्लियर कट आपका आंसर RBSK रहेगा। नेक्स्ट वन इज अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉलोइंग वैक्सीन वर इंक्लूडेड एक्सेप्ट। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में सभी वैक्सीन इंक्लूडेड है किसी एक को छोड़कर। BCG है, OPV है, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एरेडिकेट हो चुका है ऑलरेडी पूरे ग्लोबली, इसीलिए जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें स्मॉल पॉक्स इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज दिस इज अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स in the state of efficacy and potency at recommended temperature from the manufacturer to the actual recipient of the vaccine is termed as। तो ऐसा सिस्टम जिसमें वैक्सीन का स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट भी है, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 पॉइंट आपको यदि समझ में आ गए तो सीधा सीधा सा क्या है, ये कोल्ड चेन। वैक्सीन के बनने से लेके स्टोर होने से, मैन्युफैक्चरिंग से, डिस्ट्रीब्यूशन से, और जहाँ तक हमें वो वैक्सीन भिजवानी है वहाँ तक पहुँच जाए तो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, कोल्ड चेन। क्लियर। नेक्स्ट वन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज ऑफ लाइफ इट्स कॉल्ड एज। तो जो पीरियड है जन्म से लेके 28 दिन तक का कौन सा पीरियड कहलाएगा, न्यूनेटल, एडोलेसेंट, अर्ली न्यूनेटल या फिर पेरी न्यूनेटल। तो ये ड्यूरेशन कहलाएगा। यदि बर्थ टू 7 डेज ऑफ लाइफ कहते हैं तो कहते हैं हम अर्ली न्यूनेटल, लेकिन जन्म से 28 दिन तक कहा है तो क्या है, न्यूनेटल पीरियड। जन्म से लेके 1 साल तक का कहते हैं तो वो कहलाता है इन्फेंसी पीरियड। फिर यहाँ पर यदि आपको टोडलर पूछ ले, मैं आपकी यहाँ पर आंसर की के अलावा आपको कुछ और क्वेश्चंस के डाउट क्लियर करते जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि आपको एग्जाम में आ सकते हैं। जन्म से 28 दिन का कहते हैं तो न्यूनेटल हो गया। फिर जन्म से 1 साल तक का कहेंगे तो इन्फेंसी पीरियड हो गया। 1 साल से 3 साल तक का यदि आपसे पूछते हैं तो वो कहलाएगा टोडलर पीरियड। फिर 3 to 6 ईयर पूछें तो वो कहलाएगा प्री स्कूलर। क्या होगा, प्री स्कूलर। फिर आपसे
10 ईयर से लेके 19 ईयर तक का पूछें तो वो कहलाएगा एडोलेसेंट पीरियड। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, एज पर अपगार स्कोरिंग 5 ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज वेयर गिवन एक्सेप्ट। तो अपगार स्कोर में जो 5 क्राइटेरिया हैं उनमें से सभी हैं किसी एक को छोड़कर। तो अपगार स्कोर एक 2 बार चेक की जाती है। एक तो होती है तुरंत जब बेबी डिलीवर होता है विदिन 1 मिनट, दूसरा आफ्टर 5 मिनट के बाद। अब यहाँ पर जो अपगार स्कोर चेक किया जाता है इसमें 5 चीज़ें क्या क्या चेक होती हैं। अपीयरेंस मतलब स्किन का कलर, पल्स और हार्ट रेट, ग्राइमेसी मतलब रिफ्लेक्स, एक्टिविटी मतलब बॉडी की जो मसल स्टोन है वो, फिर आता है रेस्पिरेशन। क्लियर। ए रिप्रेजेंट द अपीयरेंस, दैट मीन्स बॉडी का कलर कैसा है। जो पिंक होता है मतलब बेबी पूरा स्वस्थ, जो पिंक यदि है तो आप 2 पॉइंट देंगे, मतलब बेबी अच्छा है। पी मतलब पल्स और हार्ट रेट जो कि 100 से 140 के बीच में होना चाहिए। ग्राइमेसी मतलब रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, बच्चा आप टच करते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दे। एक्टिविटी मतलब मसल टोन, बच्चा प्रॉपर अपना एक्सटेंशन हाथ पैर है जो प्रॉपर तरीके से हिलाए डुलाए। रेस्पिरेशन मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग क्राई करे, होते ही साथ अच्छा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दे। तो क्या होगा, अपगार स्कोर के 5 ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा, लेकिन जो नहीं है वो क्या है, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। नेक्स्ट वन, 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल्स। ये क्वेश्चन आई थिंक 2020 में भी महाराष्ट्र CHO में आया हुआ है। तो यहाँ पर 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती, 4.184, 2.1, 5.184 या फिर 9.0। तो 1 कैलोरी बराबर होती है 4.184 के बराबर। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4184 जूल। नेक्स्ट वन, विटामिन सी इज रिच इन फॉलोइंग फ्रूट्स एक्सेप्ट। विटामिन सी नींबू में रहेगा मतलब लेमन में, ऑरेंज में रहेगा, आंवला सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का, जितने भी खट्टे फल हैं, लेकिन ऑनियन में विटामिन सी नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, नॉर्मली 1 ग्राम ऑफ ऑयल गिव्स हाउ मैनी कैलोरी। 1 ग्राम ऑयल से कितनी कैलोरी मिलेगी आपको, 4, 6, 9 या फिर 20। तो 1 ग्राम प्रोटीन से आपको कितनी कैलोरी मिलती है, 4। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है, 4। 1 ग्राम ऑयल से कितनी मिलेगी आपको, 9 किलो कैलोरी। कितनी, 9 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट वन, न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स एक्सेप्ट। तो हमारी बॉडी में जब कोई भी न्यूट्रिएंट्स जाता है तो उसका मेटाबोलाइजेशन होता है, मतलब उसको पचाने का काम स्टार्ट किया जाता है। तो वो प्रोसेस बाय स्टेप होता है, किसी एक को छोड़कर। डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, लेकिन हार्मोनाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग आर द फैट सॉल्युबल विटामिन एक्सेप्ट। दैट मीन्स यहाँ पर अब वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा होगा, विटामिन A, D, E, K, ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। 4, विटामिन C, विटामिन B कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन आते हैं वो सब पानी में घुलनशील विटामिन है और वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, विटामिन C, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि सभी फैट सॉल्युबल विटामिन है किसी एक को छोड़कर, तो वो होगा विटामिन C। क्लियर। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ इंट्रा ऑपरेटिव केयर when a client arrives in the operating room, 3 groups of personnel are involved in the care except। तो इंट्रा ऑपरेटिव केयर में दैट मीन्स ड्यूरिंग द सर्जरी, जब ऑपरेशन हो रहा हो उस टाइम पर ऑपरेटिंग रूम में एक एनेस्थेटिक टीम होगी, सर्जिकल टीम होगी, ऑपरेटिंग रूम नर्स होगी, लेकिन वहाँ पर पैथोलॉजिस्ट की टीम नहीं होगी, क्योंकि एक काम तो पहले ही पूरे टेस्ट वगैरह आपके हो जाएंगे, आपके सर्जरी के उसी टाइम पे आपके टेस्ट नहीं किए जाएंगे, तो वहाँ पर पैथोलॉजिस्ट टीम की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ओटी में आपकी ड्यूरिंग द सर्जरी आपको एक एनेस्थीसिया टीम की, एनेस्थेटिक टीम की ज़रूरत होगी, जो सर्जन सर्जरी कर रहा है सर्जिकल टीम की ज़रूरत होगी, और ओटी नर्स की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट वन, द जनरल पर्पस ऑफ अ वेन पंक्चर इज। तो इतना इजी पेपर तो राजस्थान में भी नहीं आया था 2020 में, जितना इजी इस बार इन लोगों ने पेपर दिया है महाराष्ट्र वालों ने, क्योंकि सबको लग रहा था कि महाराष्ट्र का पेपर थोड़ा सा हार्ड आता है, सबने 2020 का पेपर देखा हुआ था इसलिए। तो वेन पंक्चर का जनरल पर्पस क्या है,
ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए करते हैं हम। मेडिकेशन आईवी कैनुला लगा के एडमिनिस्टर की जाती है, आईवी इन्फ्यूज़न के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, व्हाट कॉजेज ऑफ पेरिफेरल साइनोसिस? पेरिफेरल साइनोसिस के रीजन क्या हैं? आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, कोल्ड एक्सपोजर या फिर ऑल ऑफ दीज। पेरिफेरल साइनोसिस इन सभी के कारण हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा ऑल। द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मीजल्स इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी क्या है, मीजल्स को डायग्नोस करने में हेल्प कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। रूबेला, कावासाकी, स्कारलेट फीवर, मीजल्स, इन सब में क्या होते हैं, बॉडी पर रैसेस आएंगे आपकी। लेकिन जो पोलियो है इसमें आपकी बॉडी पर रैसेस नहीं आएंगे। तो इरप्टिव फेज है, जो पूरी स्टेज बाय स्टेज आपको वैक्यूल पैप्यूल सब डेवलप होंगे। जो आपके रैसेस आएंगे वो रूबेला में आएंगे, कावासाकी में आएंगे, स्कारलेट फीवर में आएंगे। तो आपको मीजल्स से कुछ हद तक कनेक्ट करके आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन पोलियो माइलाइटिस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज विच इज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स इंटरेक्शन विथ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रमोट एंड मेंटेन द हेल्थ। तो यहाँ पर कहा है साइंस ऑफ फूड है जो कि आपकी हेल्थ के लिए प्रमोट करने में, मेंटेन करने में हेल्प करेगी। तो वो क्या है, न्यूट्रिशन है, जेनेटिक्स है, एम्ब्रियोलॉजी है कि बायोकेमिस्ट्री है। तो ये क्या है, ये है आपका न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन, फ्लोरोसिस इज अ कंडीशन विच कॉज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कंटेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो आपकी बॉडी में आप जब पीने के पानी में क्या कर रहे हैं, क्या ज़्यादा जाएगा आपको कि फ्लोरोसिस डेवलप होगा। तो यदि आपके पीने के पानी में यदि फ्लोराइड चला जाए तो आपको क्या होगा, फ्लोरोसिस होगा। यदि आपकी बॉडी में क्या चला जाए, कॉपर चला जाए तो आपको विल्सन डिसीज डेवलप होगी। तो यहाँ पर यदि आपकी बॉडी में आयरन ज़्यादा हो जाए तो आपको हेमेटोक्रोमेटोसिस डेवलप होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपकी बॉडी में यदि किसका अमाउंट ज़्यादा हो जाए, फ्लोराइड का, आपके पीने के पानी में, तो क्या होगा, फ्लोरोसिस। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग आर द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिसीज एक्सेप्ट। तो पार्किंसंस डिसीज के सभी लक्षण हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर ट्रेमर्स इन हैंड एंड लेग्स, स्टिफनेस ऑफ लिम्स एंड ट्रंक, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी या फिर कैटरेक्ट। तो पार्किंसंस में क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है क्या है, डोपामिन। डोपामिन का लेवल क्या होगा आपकी बॉडी में, कम होगा। जब किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम होगा, ये सिग्नल देने का काम करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पर डोपामिन का लेवल कम होता है पार्किंसन में। तो यहाँ पर आपके हाथों में ट्रिमर्स आएंगे, स्टिफनेस होगी लिम्स में, ट्रंक में, आपका मूवमेंट है कैसा होगा, डिस्टर्ब रहेगा। तो ये सब क्या है, आपके साइन है, प्राइमरी सिम्टम है पार्किंसंस की। लेकिन कैटरेक्ट पार्किंसंस का लक्षण नहीं है। कैटरेक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद, मतलब ओपेसिटी छाना, जो क्लाउडिंग ओपेसिटी होगी, जो लेंस है आपकी आंखों के उन पर ओपेसिटी छाना। नेक्स्ट वन, द रेशियो ऑफ इन्फेंट डेथ्स रजिस्टर्ड इन अ गिवन ईयर टू द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ रजिस्टर्ड इन द सेम ईयर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द रेट पर 1000 लाइव बर्थ, इट्स कॉल्ड एज। तो यहाँ पर रेशियो कहा है इन्फेंट डेथ का। तो ये क्या है, बर्थ रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, क्रूड डेथ रेट की न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है। यहाँ पर कहा है इन्फेंट डेथ, इन्फेंट का मतलब 1 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों की डेथ का होना, तो वो कहलाएगा यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्लियर। नेक्स्ट इज द एक्ट पास्ड इन ईयर 2000 The Act passed in year 2000 and amendment done in year 2006, wherein there is the law related to juveniles in conflict with law and children in need of care and protection is termed as। तो यहाँ पर एक कौन सा एक्ट है, 2000 में तो ये पास हुआ है, क्या है, 2000 में एक्ट पास हुआ है। लेकिन इसमें जो कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्या है, इस एक्ट में चेंज किए गए हैं 2006 में।
जो कि जुवेनाइल्स के लिए है। किसके लिए है? जो कि जुवेनाइल्स के लिए है, यहाँ पर बच्चों के लिए जिनको प्रोटेक्शन और केयर की ज़रूरत है। तो इस एक्ट के तहत कौन सा एक्ट आएगा? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होगा, चाइल्ड मैरिज एक्ट होगा, चाइल्ड लेबर एक्ट होगा कि द अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट होगा। ये सभी एक्ट हैं। तो ये एक्ट कहलाएगा कौन सा? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसके तहत 2000 में एक्ट आया था। जो जुवेनाइल्स हैं उनके लिए, उन बच्चों के लिए जिनको केयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उनके लिए, लेकिन 2006 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI was launched in India to focus mainly on practice and policy to adopt regarding। BFHI है जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है, तो ये लाया गया था 1991 में, 1991 में ग्लोबली पूरे विश्व में लाया गया था। ये कौन लेके आया था इसको? तो जो BFHI है इसको WHO और यूनिसेफ ने मिलके लॉन्च किया था। याद रखना है, एग्ज़ाम में आपको और कभी पूछे तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव को 1991 में, 1991 में WHO और यूनिसेफ ने मिलके लॉन्च किया था। इसका एम क्या था? ब्रेस्ट फीडिंग को अडॉप्ट करना, कॉन्ट्रासेप्शन को, इम्यूनाइजेशन को, कि ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी के लिए। तो BFHI का पहला क्लिनिक आई थिंक केरला में ओपन किया गया था। तो इसके तहत किसके लिए लाया गया था ये? ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि इसके क्या फ़ायदे हैं माँ को, बच्चे को। इसके तहत पॉलिसी भी आई थी। तो यहाँ पर जो BFHI पॉलिसी है 1991 में आई, WHO यूनिसेफ ने मिलकर इसको लॉन्च किया। तो ये किसके लिए? ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। नेक्स्ट वन इज वॉमिटिंग इन न्यूनेट्स में अकर ड्यू टू फॉलोइंग नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज एक्सेप्ट। तो यहाँ पर वॉमिटिंग हो रही है किसको? न्यूनेट को, नॉन ऑर्गेनिक कॉज के कारण। क्या है? नॉन ऑर्गेनिक कॉज के कारण, लेकिन किसी एक को छोड़कर। नॉन ऑर्गेनिक का मतलब होगा कि फिजिकल फाइंडिंग्स ऐसी कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ एनाटॉमिकल कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं है। सीधे शब्दों में कहें, नॉन ऑर्गेनिक का मतलब होगा कि बच्चे में कोई एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंस नहीं है, उसके कुछ बॉडी पार्ट्स बने बिगड़े वगैरह नहीं है। वो सब क्या है? वॉमिटिंग हो रही है न्यूनेट्स में, किसके कारण? नॉन ऑर्गेनिक कॉज के कारण, लेकिन किसी एक को छोड़कर। अब ऑर्गेनिक कॉज का मतलब होगा यहाँ पर, नॉन ऑर्गेनिक कॉज यहाँ पर कौन से हो गए? इरिटेशन ऑफ स्टमक ड्यू टू स्वैलोड एमनियोटिक फ्लूइड एंड ब्लड। तो यहाँ पर बच्चे के जो इंटरनली जो ऑर्गन है उनमें कोई डिस्टर्बेंस तो है नहीं है बनने में, तो वो तो नॉन ऑर्गेनिक कॉज में चला गया आपका। क्लियर? मतलब ये नॉर्मल हो रहा है। एरोग्राफी, एरोफेजी का मतलब एयर इनगल्फ कर जाना। फॉल्टी फीडिंग टेक्निक, मतलब आप प्रॉपर फीड नहीं कर पाया, फिर आप बर्पिंग नहीं कर पाए अच्छे से बच्चे को। फिर आता है हिरस्प्रिंग्स डिसीज़। क्या है? हिरस्प्रिंग्स डिसीज़। हिरस्प्रिंग डिसीज़ में क्या होता है? जो गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं वो एब्सेंट रहेंगी, इसको मेगा कॉलोन भी कहेंगे। तो क्या है? हिरस्प्रिंग्स डिसीज़, क्योंकि इसमें गैंग्लियोनिक सेल्स ही नहीं है। तो ये कहलाएगा आपका ऑर्गेनिक कॉज। कैसा कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका ऑर्गेनिक कॉज। बाकी नॉन ऑर्गेनिक का मतलब यही होता है कि फिजिकल फाइंडिंग, जो कि कुछ डायरेक्ट एनाटॉमिकल कॉज नहीं है किसी भी प्रॉब्लम के होने के, कि कुछ बॉडी पार्ट मिसिंग है, तो ये सब है। लेकिन हिरस्प्रिंग डिसीज़ में तो जो गैंग्लियोनिक सेल्स ही एब्सेंट है, तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनिक कॉज हो गया। तो यहाँ पर एक्सेप्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट वन, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्थ एस्फेक्सिया इज रिलेटेड विथ फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। बर्थ एस्फेक्सिया की पैथोफिजियोलॉजी में सभी पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे किसी एक को छोड़कर। आर्ट्रियल ऑक्सीजन टेंशन होगा, ऑक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉल इन ब्लड पीएच, या फिर कंजेनाइटल हाइड्रोसील। तो यहाँ पर बर्थ एस्फेक्सिया में आर्ट्रियल ऑक्सीजन टेंशन होगा, तो फिर आपकी बॉडी में CO2 ऑक्यूमुलेट होगा, CO2 बढ़ेगा तो आपका pH क्या होगा? कम होगा ब्लड का। कंजेनाइटल हाइड्रोसील, यहाँ पर एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा है
क्या है वो है कंजेनाइटल हाइड्रोसील। कंजेनाइटल हाइड्रोसील का मतलब होता है, हाइड्रा का मतलब क्या होता है, वाटर। तो यहाँ पर टेस्टिकल में कंजेनाइटल हाइड्रोसील का मतलब है जो टेस्टिकल्स है वहाँ पर फ्लूइड बिल्डअप होना, वाटरी फ्लूइड एक या फिर दोनों टेस्टिकल्स के दोनों तरफ क्या होना, फ्लूइड का बिल्डअप होना, वो क्या है आपका कंजेनाइटल हाइड्रोसील, जिसका बर्थ एस्पेक्सिया से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वन, आउट ऑफ फॉलोइंग डिसीज विच डिसीज इज एरेडिकेटेड ग्लोबली। पूरे विश्व से कौन सी डिसीज एरेडिकेट हो चुकी है? स्वाइन फ्लू, पोलियो, स्मॉल पॉक्स की मीजल्स। मीजल्स भी अभी भी किसी किसी को हो जाता है, पोलियो हो जाता है, स्वाइन फ्लू तो होता ही रहता है, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स है पूरे विश्व से 8 मई 1980 को एरेडिकेट हो चुका है। 1977 में इंडिया से हो चुका है, 1980 में पूरे ग्लोबली हो चुका है। एक केस मिला था सोमालिया में। नेक्स्ट वन, PQLI, क्वेले पढ़ा था अभी हमने कुछ दिन पहले, PQLI पढ़ा था। तो अब यहाँ पे पूछा है PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इंक्लूड्स फॉलोइंग इंडिकेटर्स एक्सेप्ट। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर किसी भी देश का जो रहन सहन है किस तरीके का है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, लिटरेसी या फिर पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पर जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है ये वहाँ की लिटरेसी पर, साक्षरता पर निर्भर करेगा। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उस पर डिपेंड करेगा, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी पर डिपेंड करेगा, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, PQLI के बेसिक इंडिकेटर है, लेकिन पर कैपिटा जो इनकम है यहाँ पर उस पर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट वन, इंसिडेंस रेट इज कैलकुलेटेड यूजिंग। इंसिडेंस रेट पढ़ा हमने, तो यहाँ पर इंसिडेंस रेट का मतलब क्या है? इंसिडेंस और प्रेवलेंस दोनों हमने पढ़े हैं। तो इंसिडेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस। क्या है? नंबर ऑफ न्यू केसेस। नेक्स्ट वन, नालगोंडा टेक्निक इज यूज्ड फॉर। तो आपने ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट पढ़ा, नालगोंडा टेक्निक पढ़ी, ये सब मिलते जुलते हैं, लेकिन ये नालगोंडा टेक्निक यूज़ किसके लिए होती है? ऑप्शन में है यहाँ पर क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, इसके लिए ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट काफ़ी है। डीफ्लोरिनेशन ऑफ वाटर, आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट या फिर डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ये जो टेक्निक है नालगोंडा टेक्निक, ये यूज़ की जाती है यहाँ पर किसके लिए? डीफ्लोरिडेशन ऑफ वाटर के लिए। किसके लिए? डीफ्लोरिडेशन ऑफ वाटर के लिए नालगोंडा टेक्निक अपनाई जाती है। इसमें कुछ केमिकल मिक्स किए जाते हैं फ्लोकुलेशन मेथड के थ्रू, फिर यहाँ पर इस टेक्निक के थ्रू जो भी फ्लोराइड है वाटर में उसको अलग किया जाता है। नेक्स्ट वन, भोपाल गैस ट्रेजेडी इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस है जो भोपाल में इसका रिसाव हुआ था। कहाँ पर? भोपाल में इसका 2 से 3 दिसंबर 1984 के बीच में इसका रिसाव हुआ था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट्स के थ्रू। तो यहाँ पर यदि इसकी डेट हम आपसे पूछते हैं तो वो थी 2 दिसंबर 1984। गैस पूछते हैं तो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? यहाँ पर MIC गैस का रिसाव हुआ था। तो इस भोपाल गैस त्रासदी एक इस तरीके का एग्जाम्पल है। कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक, कंटिन्यूस एपिडेमिक, प्रोपेगेटेड एपिडेमिक या फिर सीजनल एपिडेमिक। तो सीजनल एपिडेमिक का मतलब है कि कभी कभी सीजन वाइज किसी एक एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम फैल जाए, स्वाइन फ्लू फैल जाए। कंटिन्यूस एपिडेमिक का मतलब है बैक टू बैक होते जाए। फिर यहाँ पर आता है एक ऐसा कि जिसमें कुछ दिन के लिए हुआ फिर ठीक हो गया। लेकिन कॉमन सोर्स है और सिंगल एक्सपोजर एक ही बार एक्सपोज हुआ है, तो क्या होगा? वो होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी का एग्जाम्पल, जिसमें MIC गैस का रिसाव हुआ था 1984 में। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड जो था वहाँ पर इसका रिसाव हुआ था, जिसका कॉन्सिक्वेंस या फिर हम ये कह सकते हैं
जिसका परिणाम अभी भी जो उस एरिया में रहती है जनता वो अभी भी झेल रही है MIC गैस के रिसाव के कारण। भले ही इतने साल हो गए 1984 से अब तक, इवन अभी भी वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें अभी भी उस गैस के कारण कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट वन इज वैक्सीन्स दैट आर सेंसिटिव टू फ्रीजिंग एंड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सब जीरो टेम्परेचर आर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी क्या हैं, सेंसिटिव टू फ्रीजिंग, दैट मीन्स से क्या हो गई, कोल्ड से रिलेट करती हुई वैक्सीन हो गई। फिर यहाँ पर क्या है, सब ज़ीरो टेम्परेचर, तो इनको सब ज़ीरो टेम्परेचर की ज़रूरत है, मतलब कि ये माइनस टेम्परेचर पे ही स्टोर की जाएंगी, लेकिन किसी एक को छोड़कर। तो अब एक को छोड़ना है, मतलब यहाँ पर हीट सेंसिटिव पूछा है, बाकी सब कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है। कोलेरा है, हेपेटाइटिस बी है, टेटनस है कि OPV है। तो यहाँ पर वो वैक्सीन है, क्या है वो है OPV, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। नेक्स्ट वन, ट्यूबरक्लोसिस इज अ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिसीज विच इज कॉज्ड बाय। तो TB किसके थ्रू होती है, तो होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से। माइकोबैक्टीरियम लेप्रा से क्या होगा, लेप्रोसी। नेक्स्ट इज डेंगू वायरस आर ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड। तो डेंगू वायरस किसके थ्रू ट्रांसमिट होगा, एयर से, मॉस्क्यूटो से, वाटर से कि ड्रॉपलेट से। तो डेंगू के लिए एडिस एगिप्टी नाम का मॉस्क्यूटो क्या रहेगा यहाँ पर, एक मॉस्क्यूटो जो कि बाइट करने से डेंगू होगा। नेक्स्ट वन, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो जिंदा वैक्सीन जिसको हम कहते हैं वो कौन सी है, OPV, डिप्थीरिया, टेटनस की एंथ्रॉक्स। तो वो है ओरल पोलियो वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज ICD-10 स्टैंड फॉर। तो ICD-10 का मतलब क्या है, आपने साइकेट्रिक में डिसीज़ का क्लासिफिकेशन तो अच्छे से पढ़ा है, फर्स्ट सेकंड यूनिट में ही आपको मिल जाएगा। तो ICD-10 का मतलब होगा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़, जिसमें फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके आपको अलग अलग डिसीज़ का क्लासिफिकेशन मिलेगा। तो ICD-10 का मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ 10th रिवीजन। नेक्स्ट वन, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पर जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में टोटल कितनी डिसीज़ इंक्लूडेड है। इस प्रोग्राम में यदि डिसीज़ की हम बात करते हैं तो मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, काला अज़हर, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंड चिकनगुनिया क्या है, एडेड है इस डिसीज़, इस प्रोग्राम के तहत, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में। लेकिन जो नहीं है, बेस्ड ऑन योर ऑप्शन हम जाएंगे किसके साथ, मीजल्स के साथ, क्योंकि मीजल्स नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, बाकी ये सभी हैं। क्लियर है, 6 डिसीज़ हैं इसमें नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में। नेक्स्ट वन इज फुल फॉर्म ऑफ आशा। तो आशा वर्कर का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। 23 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, पिंक इनका एप्रन होता है, 8वीं पास होना चाहिए आपको, और 1000 पॉपुलेशन के बीच में इनको अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट वन, लेथरिज्म इज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ। तो लेथरिज्म किसके खाने से होगा, रेड ग्राम दाल, ग्राउंड नट्स, खेसरी दाल या फिर बंगाल ग्राम दाल। लेथरिज्म क्या है, लेथरिज्म किसके खाने से होगा, तो होगा खेसरी दाल के खाने से, जो कि एक इरिवर्सिबल नॉन प्रोग्रेसिव स्पैटिक पैराप्रेसिस है, जिसमें आपके जो स्पाइनल कॉर्ड में डिजनरेशन देखने को मिलेगा। तो ये होता है खेसरी दाल के खाने से। नेक्स्ट वन, NPCHO, जिसका मतलब है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ एंड यहाँ पर जो एस है लास्ट में, इसका मतलब पूछा है क्या है, शॉक है, स्ट्रोक है, सनबर्न है कि हाइपरटेंशन है। तो इसका मतलब होता है क्या, स्ट्रोक। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड क्या, स्ट्रोक। नेक्स्ट इज नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर एडल्ट एज 18 ईयर्स एंड ओल्डर इज। 18 साल से ज़्यादा
और उससे 18 साल और उससे ज़्यादा में कितना सिस्टोलिक बीपी होगा? लेस देन 120 mm of Hg, लेस देन 110 mm of Hg, लेस देन 100 mm of Hg या फिर लेस देन 130 mm of Hg। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछा है तो वो होगा 120 mm of Hg से कम। नेक्स्ट वन, द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर ओरल कैंसर इज। ओरल कैंसर के लिए सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर कौन सा होगा? टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल कंजप्शन, क्रॉनिक ट्रॉमा टू ओरल म्यूकोसा या फिर सनबर्न। तो सनबर्न के कारण आपको स्किन कैंसर होगा। ओरल म्यूकोसा में आपका कैंसर से उतना रिलेशन नहीं होगा, लेकिन अल्कोहल कंजप्शन से आपको लिवर सिरोसिस होगा। टोबैको च्यूइंग से ओरल कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो निकोटिन रहेगा और तंबाकू आप जब च्यू करेंगे, चबाएंगे, तो ज़्यादा टाइम तक आपके मुंह में रहेगी, तो इसीलिए ओरल कैंसर का खतरा भी बढ़ेगा। तो तंबाकू में जो निकोटिन सब्सटेंस होता है, इसके कारण ओरल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो भी लोग भैया जर्दा गुटखा तंबाकू खाते हैं ना खाएं। नेक्स्ट वन, नॉर्मली ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। तो प्लेसेंटा कौन सी स्टेज में डिलीवर होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट स्टेज में होता है सर्वाइकल डायलिटेशन, जिसमें सर्विक्स 0 से 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है। नेक्स्ट आती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होती है सर्वाइकल डायलिटेशन से लेके बेबी एक्सपल्सन तक की स्टेज। फिर आती है थर्ड स्टेज, जिसमें बेबी एक्सपल्सन होने के बाद से लेके प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है प्लेसेंटा कौन सी स्टेज में डिलीवर होगा? प्लेसेंटा डिलीवर होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। फोर्थ होती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। लास्ट क्वेश्चन है आज के पेपर का, व्हाट इज द रीजन फॉर द गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड किसके कारण होगा? RH इनकम्पैटिबिलिटी, फीटल डिस्ट्रेस, पोस्ट मैच्योरिटी या फिर इंट्रायूट्राइन डेथ के कारण। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी के कारण एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होगा? गोल्डन कलर का। कैसा? गोल्डन। यदि बेबी ने मेकोनियम एस्पिरेट कर लिया तब होगा कैसा? ग्रीन कलर का। ग्रीनिश येलो होगा जब बेबी आफ्टर 42 वीक के बाद पैदा हुआ हो, पोस्ट मैच्योर बेबी हुआ हो। फिर होता है कंसील्ड एक्सीडेंटल हेमरेज के कारण रेड कलर का। डार्क ब्राउन, जिसको हम टोबैको जूसी कहेंगे, तो वो होगा इंट्रायूट्राइन डेथ के कारण। तो ये था आपका महाराष्ट्र CHO का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा हो। ये था सेट B। जिन्होंने पेपर दिया हो वो लोग प्लीज़ चेक कर लें, और अभी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ तो यहाँ पर आपकी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि पेपर इतना इजी आया था कि जिन्होंने यदि 15 दिन ही मेडिकल एंड नर्सेस सब चैनल की क्लासेस को ज्वाइन बस किया होगा, 15 दिन आपने बैक टू बैक जो क्लासेस ली गई थी देखी होंगी, तो आपका 90% तो वहीं कवर हो गया होगा। क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं हमने 10-10 बार तक पढ़े हैं 15 दिनों में। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग जो रेशनल निकला उसमें ही क्वेश्चन आपके बन गए। तो जिन्होंने इवन 15 दिन भी अच्छे से पढ़ाई की होगी तो उनका भी अच्छे ही रैंक ही जाएगी, तो आपका कट ऑफ भी हाई जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।